बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक नई बीमारी जिसके आने के इम्कानात हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उस बीमारी का नाम है इबोला हेमरेजिक फीवर। ये इबोला हेमरेजिक फीवर एक वायरस से फैलता है और उस वायरस का नाम इबोला वायरस है। मैं आपको थोड़ी सी तफसील भी बताऊंगा कि ये सबसे पहले इबोला वायरस कैसे आया और ये इबोला वायरस का खौफ क्यों है और कितना खतरनाक है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, 2015 में ट्रायल में है। सिर्फ इसके लिए बचाव बहुत अहम है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बचाव का एक हल है कि आप किसी मरीज से एक्सपोज्ड हैं तो उसके इस्तेमाल शुदा चीज़ों से आप दूर रहें। और उसके इस्तेमाल शुदा उसके अलावा मरीज़ की सिक्रेशंस हैं, खून है, पेशाब है, पखाना है, छींक है, थूक है, सलाइवा है, सीमन है, इससे आप दूर रहें और जानवरों से, पेट से दूर रहें। ख़ास तौर पे वो लोग जो युगांडा से आए हैं, और क्योंकि अब भी युगांडा से ही खबरें आ रही हैं कि ये फैली है, और युगांडा से पाकिस्तान में किसी भी वक्त ये मर्ज आ सकती है। क्योंकि अब दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, हवाई सफ़र बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मर्ज अगर एक किसी दुनिया के एक कोने में आती है तो दूसरी जगह बड़े आराम से फैल सकती है। तो इसलिए हवाई सफ़र के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए और हवाई जहाज़ों के अड्डे पे ये डिटेक्टर लगने चाहिए कि किस तरीके से इनको इसको वो किया जा सकता है। तो मैं आपको एक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि हम इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए से इबोला वायरस के बारे में जान सकें कि इबोला वायरस क्या है। तो ये जो मौजूदा आउटब्रेक है, जैसे मैंने कहा कि सितंबर में सबसे पहला इंसान डायग्नोस हुआ 19 सितंबर को, और युगांडा के एक शहर में, एक ज़िला में। और ये नौजवान था, 25 साल का। और इसके बाद इसकी जब कंफर्मेशन हुई तो ये सेंट्रल युगांडा के अंदर ये था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसकी आउटब्रेक को अनाउंस की कर दिया 20 सितंबर 2022 को। और पहले ये खबरें आई कि इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब आप देखो कि 74 में से कोई 39 के करीब डेथ हुई हैं, और ये 5 जिलों में फैल चुका है। और इसके बाद रिकवरी अभी कम है, कुछ लोग अभी दाखिल हैं। तो इसकी ओवरऑल जो डेथ रेट है वो डिपेंड करता है एज, ह्यूमैनिटी, और उसके बाद उसकी सिवियरिटी के ऊपर। 50 से किताबों में, लिटरेचर 50 से 60% तक इसकी अपनी रेट बताया जाता है, मोर्टेलिटी रेट। 2 से जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन है। वायरस बहुत लंबा है, 14,000 लंबा है, 80 नैनोमीटर चौड़ाई है उसकी। और ये कॉयल की तरह होता है, ये आरएनए वायरस है। और इसकी बाहर की लेयर ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, वो इसकी ईंटें हैं। और इसके अंदर आरएनए और इसके अंदर पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज की मदद से ये अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसलेट करके ह्यूमन सेल के अंदर जब जाता है तो ये बहुत तेज़ी से अपने आप को असेंबल करता है, अपनी रेप्लिकेशन करता है। ये देखें, एंडोसाइटोसिस से ये सेल के अंदर आता है। इसके बाद ये किस तरह इसकी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये होती है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। और ये हमारे जो राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनती है, और गोल्जी ऑपरेटर से इसके अंदर जो हमारे अपना नॉर्मल जो सिस्टम है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको हाईजैक कर देता है। देखें, ये जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले 1976 में आया। पहले जोनोटिक डिजीज थी, जानवरों से जानवरों में फैलती थी।
और इसके बाद 1976 में याम्बाको एक ज़ायरे का शहर है जो एक दरियाए एबोला से कुछ 60 किलोमीटर के फासले में है। प्रोफेसर पीटर पाइट ने इसको जब दरियाफ्त किया तो अपने गांव की बदनामी से बचने के लिए उसने दरिया का नाम ही दिया। तो इबोला वायरस का नाम इबोल दरिया रिवर के नाम पे रखा जाता है। तो ये इसके थोड़ी सी और मैं आपको तफसील बताऊं ताकि आपके जहन में आ सके कि ये कितनी दफ़ा ये फैल चुका है। ज़्यादातर ये जो सबसे पहले तो बताया था ना, सूडान में और अवामी जमहूरिया कांगो में फैला, और इसके अलावा उसके नज़दीकी जो शहर हैं, मुल्क हैं, वहाँ से फैला। और इसकी काफ़ी आउटब्रेक उसकी कहते हैं कि 9,000 में से तकरीबन इसके 4,000 केस की डेथ उसकी है। अब जब इसके वायरस जब बाहर आता है, हमारे इम्यून सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके दरमियान एक फाइट होते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे साइटोकाइन रिलीज होती हैं, वही साइटोकाइन जो हमने अभी कोरोना में पढ़ी थी, इंटरलोकिन 1, 2, 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और दूसरे। उससे हमें सबसे पहले बुखार होता है, बुखार के बाद दूसरी अलामात भी हैं, वो मिली जुली हैं। पट्टों में दर्द होना, कमजोरी होना, सर का दर्द होना, गला खराब होना, और इसके अलावा पेट का खराब होना, डायरिया होना, जिगर की। और फिर इसके बाद जिगर की खराबी, मल्टी ऑर्गन की खराबी, और जो डेथ होती है मल्टी ऑर्गन फेलियर से होती है। और उसकी वजह यह है कि जो हेमरेजिक, जब हमारा कहा जाता है खून बहना, प्लेटलेट कम हो जाते हैं नाक से, आंखों से, कान से, पेशाब से, पखाने से खून आना शुरू हो जाता है, तो फिर इंसान की डेथ वाकई हो जाती है। इसी वजह से ये, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर है, उसकी डेथ रेट कम है लेकिन इसकी ज़्यादा है। ये वो अलामात हैं जो मैंने तस्वीर में दिखाई हैं, इसको पहले मैं बयान भी कर चुका हूँ। फैलाव बड़ा आम है, मुख्तसर सा है कि उन जानवरों से होता है जिनको इन्फेक्शन होती है, और एक इंसान के अंदर जो अलामात हैं उससे दूसरे इंसान में डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है। ये कुछ छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट से, मरीज के इस्तेमाल शुदा चीज़ें, मरीज के सलाइवा, मरीज की छींक का पानी, नाक का पानी, आंखों का पानी, पेशाब, ब्रेनुला, या ये वो चीज़ें हैं जिससे डायरेक्ट फैल सकता है। ख़ासतौर पे जो देखभाल करने वाले लोग हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, उन उनके अंदर ये फैल सकता है। लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करने वालों में फैल सकता है। इसके अलावा जो लोग वहाँ से सफ़र करके आते हैं उनके उनको भी फैल सकता है। कहते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये हो सकता है, क्योंकि सीमन के अंदर भी देखा गया। ये इकोलॉजी मैंने दिखाई है कि पहले बैट्स में था, फिर मॉन्कीज में आया, फिर जानवरों में फैला, फिर जानवरों के बाद इंसान में आया। ये इसकी इकोलॉजी है। इसको आप वो देख सकते हैं, ह्यूमन के बाद जब ह्यूमन में आया तो ह्यूमन से ह्यूमन में। ये जो आपको इसका जो इलाज नहीं है, ना ही मैंने पहले कहा कि कोई इसकी वैक्सीन है। वैक्सीन ट्राई तो हुई है 2015 में, लेकिन उसको अभी तक सेटिस्फैक्ट्री उसके वो नहीं है। तो मैं आपको ये क्या मैसेज देना चाहता हूँ कि मरीज फौरी तौर पे अस्पताल का रुजू करे, उसको आइसोलेट करे, इंफेक्शस कंट्रोल सेल में उसको रखा जाए, सिम्टोमेटिक इलाज किया जाए, उसका फ्लूइड कम ना होना जाए, उसको हेमरेज है तो उस हिसाब से उसको डील किया जाए, और फौरी तौर पे उसको आईसीयू में रखा जाए। दूसरा है हाथों को धोना, हाथों को नाक से आंखों को टच नहीं करना, एंटीसेप्टिक से वॉश किया जाए, हाथों को कम से कम 20 मिनट तक जरूर धोया जाए। इसकी तशखीस कैसी है? इब्तदाई तौर पे हिस्ट्री बहुत अहम है। हिस्ट्री के बाद बुखार है, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी डॉक्टर खुद कर सकते हैं, कोई और बुखार तो नहीं, क्योंकि आजकल डेंगू का सीजन भी चल रहा है। इसके अलावा उसकी इलाइजा है, इलाइजा के किट्स पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान का एनआईएच की काबिल तारीफ हैं, जिन्होंने कोरोना में भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, रिसर्च में भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और अब हर आने वाली इन्फेक्शन के बारे में विजिलेंट रहने और उसकी किट्स को मुहैया करने में भी एनआईएच इस्लामाबाद का बहुत रोल है। और उसके जेर तहत जो उसके लिबर्टीज हैं वो भी इस तरह की विजिलेंट्स हैं।
इसके बाद उसका जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, आईजीएम है इब्तदाई दिनों में, और पीसीआर है। फिर लेटर ऑन जो है, ये पहले चंद दिनों में है। फिर हफ्ता गुजर जाने के बाद दो तीन हफ्ता 4 हफ्तों के बाद आईजीजी आना शुरू होती है, आईजीजी और आईजीएम। तो अब इसका पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की हुकूमत को विजिलेंट रहना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत पहले भी विजिलेंट है। हॉस्पिटल के सिस्टम को बेहतर किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। वजारत सेहत हमेशा उसने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, कोरोना में भी अदा किया, अब भी माशाल्लाह वजारत सेहत बहुत विजिलेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसको ये चाहिए कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारा जो डिटेक्टर सिस्टम को, बुखार के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। अगर कोई वहाँ से मरीज आता है, फौरी हॉस्पिटलाइज किया जाए। और अगर कोई मरीज नहीं है और वहाँ से कंटेक्ट की कोई हिस्ट्री है, तो उसको, जैसे मैंने कहा, क्वारंटाइन पीरियड इसका जो है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 21 दिन है, उस मरीज को क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन एक पैगाम बताऊं कि इन किस्म की खबरों से अवाम को घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छे इकदाम किए हैं। हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं और हमारी बहुत अच्छी हॉस्पिटल्स हैं। हमारी इम्यूनिटी भी ठीक है, और सबसे बड़ा ये है कि हमें अल्लाह पे यकीन है। जिस तरह अल्लाह ने हमें कोरोना से बचाया, इंशाल्लाह इस वबा से भी बचाएगा। और दूसरी बात बताऊं, जितनी ज्यादा खतरनाक वायरस होता है फैलता नहीं है। या तो मरीज मर जाता है या मरीज क्वारंटाइन हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, फैलता नहीं। इसलिए खौफजदा आपने नहीं होना, पैनिक नहीं होना, और अपने सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपने आराम का ख्याल रखें, और डिप्रेशन से बचें, ताकि हमारी इम्यूनिटी कम ना हो सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किस्म की आने वाली अमराज से महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।